ये जिस पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दो देशों का दे रहे हैं, वो 28 फरवरी से पहले किसी का नहीं था, बिल्कुल खुला हुआ था। तो अचानक से आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देने का अधिकार रखते कैसे? ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया है। और अलग-अलग व्यूज़ अलग-अलग लोगों के निकल कर आ रहे हैं, चाहे इज़राइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे यूएस हो। तो इसमें नरेश कौशिक साहब आपके पास आऊँ, लेकिन सौरभ शुक्ला जी, आपको कुछ क्लैरिटी है इसमें? क्या व्हाइट हाउस क्या सोच रहा है इस पे? देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, एक उनका बड़ा ये मुद्दा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कोई भी देश वेपनाइज नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो इंटरनेशनल वाटरवे है। कल को अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टोल लगाए या कुछ करे, तो फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में कोई और दूसरा देश लगाएगा। और भी बड़ी सारी स्ट्रेट्स हैं, तो ये तो एक बहुत इसका खराब एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो वो मुझे लगता नहीं कि जो टोलिंग वाली बात है, वो मुझे लगता नहीं कि एमओयू में भी होगी और उसमें कुछ रजामंदी होगी। एक चीज और, मैं आपका सवाल जो आप मुझे पहले पूछ रहे थे वो भी आपका जवाब दे दूं कि अमेरिका को इस युद्ध से और इस एमओयू से क्या फायदा हुआ। जरा दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो जो ईरान था, उसकी जो मिलिट्री पावर है वो काफी हद तक डेसिमेट हो गई है। जो पहले वाला ईरान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, रजीम चेंज जो था वो नहीं हुआ है। इसमें बिल्कुल सही बात है, चाहे वो कुछ भी कहें, वो बात बिल्कुल एक उभरी है। तीसरी बात, न्यूक्लियर इशू पर अगर ईरान जो और फाइनल, मैं इसको एक बार देखना चाहूंगा कि जब फ्राइडे को ये साइन होगा कि क्या उसकी टर्म्स हैं। न्यूक्लियर इशू पर ईरान की रजामंदी बहुत बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि अगर एनरिच यूरेनियम वो देता है, क्योंकि आप सोचिए युद्ध में उसने मिडिल ईस्ट के जो देश थे, दुबई का क्या हाल किया, और जगह जो फाइनेंशियल सेंटर्स थे, कहां कहां पर उसने मिसाइल दाग दी। अगर एक रोग रिजीम के पास न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम रहेगा, तो वो हमेशा का एक खतरा जो है वो मंडराता रहेगा, और वो मिडिल ईस्ट पे ही नहीं, पूरे विश्व पे उसका खतरा रहेगा। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूं कि रोग नहीं, लेकिन रिजीम चाहे कोई हो, चाहे कोरिया हो, चाहे पाकिस्तान। ये एनरिच यूरेनियम तो फर्स्ट पार्ट में है ही नहीं, जैसा कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि फर्स्ट पार्ट में एनरिच यूरेनियम का मुद्दा है ही नहीं। वो देखिए फेज मैनर में जो है उसका जो एग्रीमेंट है, क्योंकि वो एक फंसा हुआ था। मैं आपको बताऊं क्या हो रहा था, उसकी वजह से ये जो एमओयू था वो भी साइन नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद ये रजामंदी हुई इंटरलोक्यूटर्स के साथ कि कम से कम हम आगे अगर बढ़े थोड़ा बात, तो आप इस पे एग्री करिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को डीमाइन करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलेंगे। अमेरिका की तरफ से कहा कि आपका ब्लॉकेड हटेगा, तो वो आगे कुछ मूव किया है। मैंने जैसे भी कहा, मैं अभी भी कॉशियस ऑप्टिमिज्म है। बहुत कुछ ये डील ऊपर नीचे गई है, पूरा एक स्ट्रेटेजिक रोलर कोस्टर रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये आगे उसमें एग्रीमेंट होगा, क्योंकि न्यूक्लियर इशू पर रजामंदी ना हो, अगर वो नहीं मानता ईरान, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये आपको मैं बता दूं। बिल्कुल। नरेश कौशिक साहब, ये न्यूक्लियर वाले मामले पर ईरान किस हद तक सरेंडर करेगा? ये न्यूक्लियर वाले मामले पर उन्होंने भी अपनी कुछ रेड लाइंस ईरान ने घोषित की हुई हैं। उसके हिसाब से उनको अपना न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है उसका वो अधिकार बनाए रखना चाहते हैं। पहले ये था 28 फरवरी से पहले ईरान ये बड़ा घोषित रूप से कहता था कि नहीं, हम इस पर बात करने को तैयार हैं, हम इसको सौंपने के लिए भी तैयार हैं 2015 वाले एग्रीमेंट के एक ही तरह से। अब मुझे नहीं लगता कि ईरान इस बदले हालात में 2015 में जो ओबामा ने जो एग्रीमेंट कराया था वैसा एग्रीमेंट अब होगा। दूसरी बात, इसमें ईरान की तरफ से एक ट्रस्ट का बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको याद होगा जब इस्लामाबाद में बात हुई थी, तो जेडी वांस के साथ ईरान के लोगों का जो बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईरान कह रहा था 5 साल के लिए एनरिचमेंट हम सस्पेंड करेंगे, और जेडी वांस ने कहा 10 साल तक के लिए। और जब ट्रंप को ये बात पता चली, ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, मैं उस पर तैयार नहीं हूं, वो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के लोगों के लिए ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि वो किस पर विश्वास करें। जो लोग समझौता करने आए हैं उन पर विश्वास करें, या ट्रंप कल को कह दे बदल दें उस पर। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट उनका बहुत बड़ा है। दूसरी बात यह है कि वहां पर इस समय जिस तरह का माहौल है ईरान में, वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास में एक ये ऑप्शन रहना चाहिए कि हम आगे चलकर एनरिचमेंट को आगे बढ़ा सकें।
और भले ही ये इसकी घोषणा ना करें, भले ही ये कह दें कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन वो आगे कभी नहीं बनाएंगे, इससे आप रूल आउट नहीं कर सकते। और बदले हालात में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है अमेरिका के लिए, उतना नहीं है जितना कि इजराइल के लिए है, क्योंकि इजराइल का तो वजूद उस पर निर्भर है पूरा। और ईरान को लगता है कि उसका एग्जिस्टेंस का सवाल है, क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है जिसकी कोई बात नहीं करता है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं। एक बात, दूसरी बात, मैं जो है सौरभ जी कह रहे थे कि रोग स्टेट के पास में न्यूक्लियर हथियार। भाई देखिए, आज की तारीख में रोग स्टेट क्या है, इसकी भी परिभाषा पर हमें सोचना होगा। पिछले हफ्ते अमेरिका ने एक 3 निहत्थे भारतीय नाविकों को मार दिया। तो रोग स्टेट तो बहुत सारे लोगों की दुनिया की नजर में अब अमेरिका हो गया। ट्रंप जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो हो गया है, और इजराइल ने जिस तरह से व्यवहार किया है गाजा में और लेबनान में, उसको लोग रोग स्टेट भी कहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये दूसरी बात ये है जो ट्रंप के तो आप ये कह जो रहे हैं कि हिजबुल्ला हमास जो कर रहे हैं वो सीख है, वो रोक सीख नहीं है। आपने तो परिभाषा बदल दी। मैं देखिए इस बात से तारुफ नहीं करता। लेट्स नॉट जी नहीं, गेट इनटू दिस। आप जी नहीं, देखिए, मैं अगर बिल्कुल नहीं अगर कह रहा हूं। अगर अगर जो उन्होंने 7 अक्टूबर को किया, जो निहत्थे जो इजरायली वो जो थे टूरिस्ट उनके साथ किया, वो क्या आप कह रहे हैं वो ठीक था? मैं किसी बिल्कुल बात पे भी नहीं। हाँ, मुझे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, तभी इंटरवीन करें तो अच्छा होगा। देखिए, हमास का हमला बिल्कुल गलत था और अमानवीय था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन किया इजराइल ने, वो उससे भी ज्यादा गलत था। 72,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, और नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम का अरेस्ट वारंट है। तो ये ऐसे ही नहीं है। तो दूसरी बात यह है, देखिए इस समय जो स्थिति है उसमें इजराइल का समझ में आता है कि उनके लिए संकट है, लेकिन ये बहुत बड़ा संकट इजराइल ने खुद पैदा किया। इजराइल ने जिस तरह से दबाव डाला 2015 का जो ठीक ठाक एग्रीमेंट था जिसका ईरान पालन कर रहा था, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने नेतन्याहू ने ट्रंप पर दबाव डाला, और ट्रंप ने उस अच्छे भले एग्रीमेंट से अपने अमेरिका को बाहर कर लिया। तो आज जो ये जो बातें हो एक काम रही ऐसा हैं, करते हैं नरेश। हाँ उसकी वजह उसमें हमें जाना होगा। हाँ बिल्कुल। कौशिक साहब, एक छोटा सा रिएक्शन लेता हूँ सौरभ जी के पास, फिर विना सिकरी मैम के पास जाऊंगा। सौरभ जी आप कुछ कह रहे थे? सौरभ शुक्ला साहब। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हर चीज जो है हम एक प्रिज्म से नहीं देख सकते। जो 3 हमारे भारतीय जो नाविक मरे, उसकी बहुत निंदा करनी चाहिए, उससे कोई दो राय नहीं है। पर एक रोग स्टेट अगर आप वो नॉर्थ कोरिया को के साथ उनकी परिभाषा कर दे तो वो ठीक नहीं है। तो उस लिहाज से तो एक क्लीन शीट, मैं ये कह रहा हूं, दोबारा से कहूंगा कि हमास, हिजबुल्ला जिस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप है, वो टेररिस्ट ग्रुप है, वो टेररिस्ट ग्रुप रहेंगे और वो हैं। वो उनकी परिभाषा एक मिलिट्री एक्शन अगर आप करें, कल को फिर आप कहेंगे भारत ने जो किया, भारत को भी आप रोक स्टेट कहेंगे। ऐसा तो नहीं है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ किया पाकिस्तान पे एक्शन, तो वो आप, मुझे लगता नहीं कि आप वो ठीक परिभाषा यहां दे पा रहे हैं। ये एक पैरेलल नहीं है, वो अलग चीजें हैं। ये मेरा मत था। तुलना करना, भारत से तुलना करना थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था, भारत ने आतंकी ठिकानों पे वही हमला लक्ष्मण, किया वही था। मैं कह रहा हूं, और मैं वही कह रहा हूं कि रोग स्टेट की डेफिनेशन अलग है। हाँ हाँ बिल्कुल। दरअसल छोटा सा रिएक्शन मैं एम्बेसडर वीना सिकरी मैम आपसे चाहूंगा। ये जो पॉइंट उठा था कि न्यूक्लियर वाले मामले पे ईरान न्यूक्लियर पूरी तरह से सरेंडर करना नहीं चाहेगा, इजराइल चाहे कि जब तक न्यूक्लियर सरेंडर करेगा नहीं तब तक हमारे अस्तित्व पर संकट मंडराता रहेगा। बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? ये सबसे बड़ी बात है, जो न्यूक्लियर इशू है, इस बारे में तुलना सिर्फ एक चीज पे की जाएगी कि जो JCPOA 2015 का निगोशिएट किया गया था, बड़ी मुश्किल से निगोशिएट किया था, और अब वो उसको एब्रोगेट कर दिया है। तो अब जो आपको मिलेगा ईरान से, वो JCPOA के मुकाबले में उससे बेहतर है या उससे बदतर है, तो ये देखने वाली बात है। और अभी तक तो लगता है कि जो JCPOA में था वो अभी तक दोबारा नहीं मिल रहा है।
क्योंकि ईरान अब कह रहा है कि हमारा भी हक है, हम भी सिविलियन यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को जरूर यूज कर सकते हैं, और हमें ये जो अन्य देशों की तुलना में हमें वर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो ईरान का निगोशिएटिंग स्टैंड इस पे बड़ा हार्डन हो गया है, बड़ा सख्त हो गया है, और वो इस बात को रेडिली एग्री करने के लिए तैयार नहीं है। अब कह रहे हैं कि 60 दिन का वक्त दिया जा रहा है, पहले 30 दिन नेवल ब्लॉकेड और सिर्फ हॉर्मोज को खोलने के लिए, उसके बाद 60 दिन और। पिछली बार 2015 में 2 साल लग गए थे उसको नेगोशिएट करने में, और अब जैसे 60 दिन में करना ये बहुत ही मुश्किल लगता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है, और ये न्यूक्लियर मामला जो है ये पेचीदा है, और इसका होना बहुत मुश्किल है। अब जो है नेवल ब्लॉकेड और बहुत सिर्फ हॉर्मोज और इजराइल का जो ऑपोजिशन है उसका फैक्टर जो है वो बहुत जरूरी है। इजराइल की ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आपने कहा, ये एक बड़ा इशू था तनेजा साहब। न्यूक्लियर इशू पे अब तक जो बात नहीं बन पा रही, तो उसके बीच में जड़ में यही था कि न्यूक्लियर इशू पे कोई तैयार नहीं हो रहा था। ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं था, यूएस मानने को तैयार नहीं था। अब ये हुआ कि 60 दिन तक रुक जाइए, हम लोग तब तक बीच का रास्ता निकालेंगे। आपके हिसाब से क्या हो सकता है बीच का रास्ता? क्या हुआ कि एनरिच्ड यूरेनियम हम सौंप दें किसी थर्ड पार्टी को, या फिर 15 साल 10 साल कुछ टाइम फ्रेम तक हम न्यूक्लियर पावर नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मिल जाए? देखिए अब सौरभ जी ने एक बात करी कि अब देखिए हुआ क्या है। अमेरिका आया था वहां सत्ता परिवर्तन के लिए, ईरान को ध्वस्त करने के लिए वगैरह वगैरह। हुआ सब कुछ उसका उल्टा है। वहां पहले 5 सत्ता के केंद्र थे ईरान के अंदर, 5, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड या रिवोल्यूशनरी एक पावर सेंटर थे। अब क्या हुआ है, अमेरिका की मेहरबानी इतनी हुई है कि बाकी सब किनारे पे हो गए। वहां पे सारी की सारी सत्ता जो वो 1979 में जो रिवोल्यूशन हुआ था, उनके जो लोग हैं उनके पास चली गई है। और उनके ये वही लोग हैं जिन्होंने देखा कि उनके सुप्रीम लीडर को मारा गया, उनकी बेटी को मारा गया, उनकी 6 साल की जो ग्रैंड डॉटर थी उसको मारा गया। तो आप क्या उनसे उम्मीद करते हैं? ईरान, दरअसल सौरभ जी कुछ भी बोले, और भी लोग हो सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है अपने विचार रखने का, ठीक उसी तरह जैसे मुझे अधिकार है। प्रश्न ये है कि आज की तारीख में इस युद्ध के बाद, अमेरिका इजराइल के हमले के बाद, ईरान मजबूत हुआ है। दुनिया की नजर में ईरान जीत गया है, जाके देखिए तो सही। और दूसरी बात यह है कि आपने वहां 5 पावर सेंटर्स थे पहले, छोटी मोटी डेमोक्रेसी वहां थी। अब सारी की सारी सत्ता अमेरिका ने जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के हाथ में हवाले कर दी है। और दूसरी बात, जो पहले लोग सड़क पे आ रहे थे, विरोध कर रहे थे, सिमट गए हैं, वो गिने चुने लोग हैं। अब पहले जैसी बात नहीं है। और जो ईरान को आपने ताकतवर कर दिया है, उसी का नतीजा आपको मिलेगा जब ये सारा जो है अभी जोश खत्म हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी और जहाजों का आवागमन शुरू हो जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा, अमेरिका के आम उपभोक्ता को तेल की कीमतें कम से राहत मिलेगी, अमेरिका के ऊपर जो इन्फ्लेशन, महंगाई का जो काले बादल छा रहे हैं वो छट जाएंगे। तब ये लोग आपस में बात करते रहेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान का रवैया तब और कड़ा हो जाएगा। जो ओबामा साहब ने जो डील नेगोशिएट क्योंकि ईरान अब इस पूरे युद्ध के से, हाँ, इस युद्ध से ईरान काफी मजबूत होकर उभरा है, ये नरेंद्र तनेजा साहब का मानना है।